देखिए आज हम संबंध के प्रकार के बारे में जानेंगे कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। संबंध ठीक है। संबंध के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध इस संबंध में होता क्या है कि एक ऐसा संबंध जिसमें कोई अवयव न हो। ठीक है। एक ऐसा संबंध जिसमें कोई अवयव न हो। समुच्चय ए पर एक संबंध R, रिक्त संबंध कहलाता है। ठीक है। समुच्चय ए पर एक संबंध R रिक्त संबंध कहलाता है यदि R इक्वल टू 5। ठीक है। इस पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए। माना एक समुच्चय है A, ठीक है, जिसमें अवयव है 1, 3 तथा संबंध R A, B इस प्रकार से है कि A प्लस B इक्वल टू विषम संख्या तथा A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। ठीक। एक समुच्चय A है और इस पर संबंध R A, B इस प्रकार से है कि A प्लस B इक्वल टू विषम संख्या, जहाँ A और B दोनों ही समुच्चय A के अवयव हैं। ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 3 प्लस 3 कोई भी ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 3 प्लस 3 कोई भी विषम संख्या नहीं है। अतः R एक रिक्त संबंध है। अतः R क्या है? एक रिक्त संबंध। ठीक है। ठीक। तो इस तरह से रिक्त संबंध हो गया कि किसी समुच्चय A पर अगर संबंध R रिक्त संबंध कहलाता है यदि R इक्वल टू क्या हो जाए? 5 हो जाए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि एक समुच्चय A है जिसमें दो अवयव 1 और 3 है। संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है कि A, B इस प्रकार से है कि A और B का जो योगफल है वो विषम संख्या हो। ठीक है। A और B दोनों समुच्चय एक के अवयव होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 प्लस 1 जो एक अवयव है, 1 प्लस 3 वो भी एक अवयव, और
3+1 या 3+3। यहाँ पर इन सभी का जो सम है वो विषम संख्या नहीं है बल्कि सम संख्या है, इसलिए इस R में कोई भी अवयव नहीं होगा। अतः जो R है वो क्या हो जाएगा, एक रिक्त संबंध हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक, ये हो गया पहला इसका प्रकार रिक्त संबंध। दूसरा प्रकार है, दूसरा जो प्रकार है वो है समष्टि संबंध या सार्वत्रिक संबंध। समष्टि संबंध या सार्वत्रिक संबंध। ठीक, समष्टि संबंध या सार्वत्रिक संबंध, इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, देखिए इसमें क्या होता है कि किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R समष्टि संबंध कहलाता है यदि R A क्रॉस A के इक्वल हो। यानी किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि R इक्वल टू A क्रॉस A। यानी किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि R जो है वो A क्रॉस A के इक्वल हो। एग्जाम्पल इसमें देखिए, माना एक कोई समुच्चय है जिसमें दो अवयव हैं। माना एक समुच्चय जिसमें दो अवयव 1 और 2 हैं, तब R इक्वल टू 1,1 तब R जो है वो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। R इक्वल टू A क्रॉस A, तो R है वो सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, R जो है वो सार्वत्रिक संबंध है। यानी R को सार्वत्रिक संबंध होने के लिए वो R जिस समुच्चय पर परिभाषित होगा उसका क्रॉस गुणा उस R के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसका दूसरा प्रकार। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर। तीसरा है स्वतुल्य संबंध। तीसरा है स्वतुल्य संबंध या स्वसम संबंध। स्वतुल्य संबंध या स्वसम संबंध, या जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध या स्वसम संबंध, जिसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए संबंध के प्रकार में ये सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप है। ठीक है, अब जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे वो सब इम्पोर्टेंट है।
इसी से एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि R equal to A, A such that for all A belongs to A। ठीक, किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि R equal to A, A such that for all A belongs to A। यानी कि समुच्चय A के अंदर जितने अवयव हैं उन सभी के द्विक, मतलब A, A जो है इसको द्विक कहते हैं, A, A। ठीक, ठीक है। यानी संबंध R में समुच्चय A के जितने भी द्विक हैं वो सभी अगर इसमें शामिल होंगे तो इसको स्वतुल्य संबंध कहेंगे। या आसान भाषा में समझे तो इसको कहें कि समुच्चय A के अंदर जितने अवयव हैं उनका संबंध, उन सभी अवयवों का संबंध खुद से हो, स्वयं से हो। ठीक है, और जितने भी अवयव हैं उन सब के जो द्विक हैं वो इस संबंध R में आने चाहिए। अगर सभी द्विक इस R में आएंगे तभी यह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे 1 2 3, एक समुच्चय A है, इस पे मानते हैं कि एक संबंध है R1 इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। ठीक है, 1 1 2 2 3 3। एक दूसरा संबंध है R2 जिसमें अवयव है 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3। एक और रिलेशन है R3, एक रिलेशन है R3। जैसे इसमें क्या है 1 1 2 2 2 3 1। ठीक, 1 1 2 2 2 3 और 1 3। देखिए यहाँ पर जैसे संबंध R की परिभाषा दिया गया उसके अनुसार समुच्चय में जितने अवयव हैं उनके द्विक इस R में होने चाहिए। तो यहाँ समुच्चय A में अवयव हैं 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 3 तीन अवयव हैं। तो जो R1 संबंध R1 जो इस समुच्चय A पर परिभाषित है उसमें 1 1 2 2 3 3 यानी समुच्चय A के तीन अवयव उनके उन तीनों के द्विक इसमें शामिल हैं, इसलिए जो R1 है वो स्वतुल्य संबंध है। इसी तरह R2 में भी 1 1 2 2 3 3 है। ठीक है, ये शामिल है, 1 2 1 3 है। तो हमें चेक करना है कि समुच्चय A में जितने अवयव हैं उनके द्विक इस बस संबंध R में होने चाहिए। तो यहाँ पर जो R2 संबंध है इसमें समुच्चय A के तीनों अवयवों के द्विक आ गए। अब एक्स्ट्रा कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस द्विक को चेक करना है कि समुच्चय A के जितने अवयव उनके द्विक इसमें आए हैं या नहीं आए। ठीक है, तो इसमें शामिल है तो परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए R2 भी क्या है स्वतुल्य संबंध। अब R3 तीसरा जो संबंध है इसी समुच्चय A पर परिभाषित है जिसमें 1 1 2 2 2 3 और 1 3 है। अब देखिए R3 जो है वो स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक अवयव 3 3 नहीं आया हुआ है जो कि समुच्चय A का अवयव था। 1 1 2 2 तो आया लेकिन 3 3 नहीं आया, इसलिए ये जो R3 है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे अतः R1 व R2 स्वतुल्य हैं परंतु
R3 स्वतुल्य नहीं है क्योंकि स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 3, 3 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, R1 व R2 स्वतुल्य थे, परिभाषा को संतुष्ट कर रहे थे। R3 जो है वह स्वतुल्य नहीं था क्योंकि परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका एक अवयव जो 3 था उसका द्विक R3 में शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए तो इसके बाद अगला टाइप है, इसका जो अगला टाइप है वो है सममित संबंध। सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन। अगला जो टॉपिक वो सममित संबंध या जिसको सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि किसी समुच्चय A पर संबंध R सममित कहलाता है यदि A, B बिलोंग्स टू R। ये बताता है कि B, A भी उस R से बिलोंग करे। ठीक है, मतलब देखिए किसी समुच्चय A पर संबंध R किसी समुच्चय A पर संबंध R सममित संबंध कहलाता है यदि A, B बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज, या ये बताता है कि B, A भी R से बिलोंग है। ठीक है, किसी समुच्चय A पर संबंध R सममित संबंध कहलाता है यदि A, B R से बिलोंग करे और B, A भी R से बिलोंग करे तथा A, B दोनों समुच्चय A के अवयव, A और B किससे बिलोंग करें, यानी दोनों अवयव किसके होने चाहिए, उसी समुच्चय A के होने चाहिए। चलिए इस पर भी एक एग्जांपल देख लीजिए। माना एक समुच्चय A है जिसमें अवयव 1, 2, 3, 3 अवयव हैं। इस समुच्चय A पर एक संबंध R1 है, R1 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1। ठीक, एक दूसरा संबंध है R2 2, 3, 1, 3, 3, 2 और 3, 1 और 2, 2। ठीक है, और एक तीसरा संबंध है R3 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, इस समुच्चय A पर 3 संबंध हैं R1, R2 और R3, और एक चौथा रिलेशन है R4 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3। ठीक है, अब देखिए समुच्चय A पर परिभाषित 4 संबंध है। अब इन चारों में चेक करते हैं कि ये सममित संबंध की परिभाषा को संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं। जैसे देखिए R1 में 1, 2, 2, 1, 1, 3 इसका उल्टा 3, 1 है, या 3, 1 लेंगे तो इसका उल्टा 1, 3, 2, 1 लेंगे तो इसका उल्टा 1, 2। ठीक है, यानी कि जितने भी द्विक हैं उनके उल्टे भी उसी संबंध में शामिल है, यानी ये
सममित संबंध की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए R1 क्या है, सममित संबंध। इसी तरह R2 में अवयव है 2 3, तो इसका उल्टा चेक करेंगे कि इसमें है या नहीं, तो 3 2 इसमें भी है, ठीक है। 1 3 का उल्टा 3 1 भी है, ठीक। या 3 2 लेंगे तो 2 3, 3 1 लेंगे तो 1 3, ठीक। ये लास्ट वाला जो अवयव है 2 2। अब इसमें क्या है कि दोनों अवयव बराबर हैं, अब इसका उल्टा भी करेंगे तब भी 2 2 ही आएगा, ठीक। और ये पता है कि किसी समुच्चय में एक ही अवयव दो बार नहीं लिखा जाता, यानी 2 2 का उल्टा खुद 2 2 ही है, यानी R2 भी जो है वो सममित संबंध की परिभाषा को संतुष्ट करता है। इसका मतलब R2 भी सममित संबंध है। इसी तरह R3 में देखेंगे, देखिए 1 1 2 2 3 3, ठीक है। 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, और 3 3 का उल्टा भी 3 3 ही होगा। यानी इसमें भी किसी अवयव को दो बार नहीं लिख सकते हैं, यानी जितने अवयव हैं उनके उल्टे खुद वही हैं, यानी ये सभी इस सममित संबंध की परिभाषा को संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए R3 भी क्या है, एक सममित संबंध है, ठीक। अब R4 पर आते हैं। R4 में 1 1 इसका उल्टा 1 1, 2 2 इसका उल्टा 2 2 ही होगा, 3 3 इसका उल्टा भी 3 3। अब आता है 2 3 का उल्टा 3 2 होना चाहिए था, जो कि R4 में नहीं है, इसलिए ये जो R4 है वो सममित संबंध नहीं कहलाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे, आता R1 R2 तथा R3 सममित संबंध है, परंतु R4 सममित नहीं है, क्योंकि 2 3 belongs to R4, this implies 3 2 not belongs to R। 2 3 R से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 2 R से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए R4 सममित संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सममित संबंध की परिभाषा। चलिए अगला जो टाइप है वो है संक्रामक संबंध। अगला जो संबंध है वो ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रामक संबंध है। देखिए ये टाइप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें होता क्या है संक्रामक संबंध में, कि अगर किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R संक्रामक संबंध कहलाता है यदि A, B belongs to R, B, C belongs to R। ठीक, ये बताता है कि A, C भी उस R से अगर बिलोंग करे तो ये संबंध संक्रामक संबंध कहलाएगा, ठीक है। मतलब किसी समुच्चय A पर संबंध R किसी समुच्चय A पर संबंध R संक्रामक संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि A, B belongs to R तथा B, C belongs to R। This implies, ठीक, A, B belongs to R, B, C belongs to R। This implies, यानी ये बताता है कि A, C
भी आर से बिलोंग करें। ठीक है, तथा ए बी सी तीनों किससे बिलोंग करें, यानी किसी समुच्चय ए पर संबंध आर संक्रमक संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ये बताता है, दिस इम्प्लाइज मतलब ये बताता है कि ए कामा सी भी उस आर से बिलोंग करता है। ठीक है, और ए बी सी तीनों किसके अवयव हों, समुच्चय ए के अवयव हों, तो जो आर है वो क्या कहलाएगा, संक्रमक संबंध। ठीक है, चलिए ये परिभाषा है। आइए एक एग्जाम्पल इस पर देखते हैं। ठीक, एक समुच्चय लेते हैं ए जिसमें अवयव है 1 2 3। ठीक है, एक समुच्चय ए जिसमें अवयव है 1 2 3। मानो समुच्चय ए पर संबंध आर, आर क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू ए कामा बी सच दैट ए कामा बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी, so a लेस देन b और a b बिलोंग्स टू। मान लेंगे एक समुच्चय जिसमें अवयव है 1 2 3 और इस पर एक संबंध है एक संबंध है r, जिसमें किस तरह से ये संबंध आ रहा है, a कामा b सच दैट a लेस देन b, a जो है वो b से छोटा है। ठीक है, और a कामा b बिलोंग्स टू r। जांच कीजिए कि आर संक्रमक संबंध। चलिए तो आर लिखते हैं, आर क्या होगा, कह रहा है ए जो है वो बी से छोटा है। चलिए तो ए और दोनों अवयव ए से ही लेना है। अगर 1 को लेते हैं तो ये किससे छोटा है, 2 से, और अगर 1 को लेते हैं तो ये 3 से भी छोटा है। इसी तरह अगर 2 को लेते हैं तो ये 3 से छोटा है। ठीक, अब 3 को नहीं लेंगे क्योंकि 3 इसमें कोई ऐसा अवयव नहीं जिससे ये छोटा हो। ठीक, तो इसमें आया 1 2 1 3 और 2 3। चलिए चेक करते हैं कि ये संक्रमक संबंध है या नहीं। तो देखिए इसके लिए क्या चेक करना है, जो परिभाषा दिया हुआ था कि अगर ए कामा बी आर से बिलोंग करता है और बी कामा सी आर से बिलोंग करता है तो हमें दिखाना है कि ए और सी भी आर में होना चाहिए। चलिए 1 2 को लेते हैं। अगर 1 2 को ए बी मानते हैं, अगर इसको ए बी मानते हैं, इसको ए बी, अगर 1 2 को जो ए बी मानते हैं तो बी सी का मतलब जो 2 से शुरू हो, तो 2 से शुरू हुआ है 2 कामा 3, यानी अगर इसको बी सी लेते हैं। ठीक है, 1 2 को ए बी मान लेंगे, 2 कामा 3 को बी सी मान लेंगे, तो ए सी में क्या आएगा 1 कामा 3, ए सी के स्थान पर हो जाएगा 1 और 3, 1 3 भी इसमें आया हुआ है यानी ए सी भी हो जाएगा। ठीक, ए बी भी है, बी सी भी है और ए सी भी इस आर में शामिल है। ठीक है, चलिए तो पहला जो अवयव था वो इस संबंध आर की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा था। अब दूसरे वाले अवयव को देखते हैं। अगर 1 3 को लेते हैं, अगर इसको ए बी मानते हैं, तो ए बी मानते हैं तो बी का मतलब है कि 3 से शुरू होने वाला। अब इसमें 3 से शुरू होने वाला कोई अवयव नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ परिभाषा दिया हुआ कि अगर ए बी आर से बिलोंग करता है और बी कामा सी आर से बिलोंग करता है, तब चेक करना है कि ए सी आर में होना चाहिए। लेकिन अगर ए बी आर में आ गया, बी सी आया ही नहीं, जब बी सी नहीं आएगा तो ए सी हम लोग चेक नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अगले वाले अवयव पर बढ़ जाएंगे। अगले वाले अवयव को लेते हैं। अगर हम 2 कामा 3 को ए बी मानते हैं,
तो यहाँ भी फिर से क्या आएगा 2, 3, यानी बी के स्थान पर फिर से 3 आया, यानी 3 से शुरू होने वाला, फिर से इसमें 3 से शुरू होने वाला कोई अवयव नहीं है। ठीक, तो यानी ये अवयव भी यही बात कर रहा है कि अगर ए कामा बी आर से बिलोंग करता है और बी कामा सी आर में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये संक्रमक संबंध की परिभाषा को संतुष्ट करता है। तो यहाँ भी 2, 3 आर में है, लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला कोई अवयव नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें जो तीनों अवयव हैं वो तीनों अवयव इस संक्रमक संबंध की परिभाषा को संतुष्ट करते हैं। तो इसलिए ये जो आर है वो एक संक्रमक संबंध कहलाए। अतः आर संक्रमक संबंध। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ टाइप हो गए और बाकी जो टाइप है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक।